हाय गाइस। तो आज अपने ऑल स्टेट जुडिशरी प्रिपरेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां चैप्टर यानी कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 इसके पहले मैं कवर करवा चुकी हूँ। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, उसके बाद में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, प्रियम्बल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये मैं चारों कवर करवा चुकी हूँ। ये 5वां लेक्चर है। तो इन केस अगर आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 19 टू वे फॉरवर्ड देखना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर पे रह सकते हैं। अगर आप इसके पिछले वाले आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर जाकर के देख सकते हैं। लिंक जो है प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि आपको कौन सा लेक्चर देखना है। ठीक है, चलिए। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स की प्लीज जैसे ही वीडियो देखने आते हैं फटाफट से वीडियो पे लाइक कर दिया करिए। मैं रोज देखती हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं, बट देयर इज अ लेसर नंबर ऑफ लाइक्स ऑन द वीडियो एज कंपेयर टू द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो। ठीक है गाइस, तो प्लीज लाइक करना मत भूलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो अगर लगता है आपको कि है बाकी लोगों के लिए भी काम का। तो चलो, आज की टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हमारे पास में राइट टू फ्रीडम। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 से लेकर के, है ना, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। एंड इनफैक्ट जो आपका सेकेंड हाफ है फंडामेंटल राइट्स का जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के फ्रीडम दिए हुए हैं हमें, रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे, केसेस पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं वो भी मैं साथ में आपको डिस्कस करते हुए चलूंगी पैरेलली। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि है आर्टिकल 23 24 के अंदर। फिर है राइट टू रिलीजन 25 से 28 तक है। फिर एजुकेशनल राइट है 29 और 30। और फिर आपके पास में है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जरूर हम आज के लेक्चर में नहीं देखेंगे, इसको हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, शायद हम इसको फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ में देख लेंगे क्योंकि वहां फंडामेंटल ड्यूटीज का थोड़ा जो आप कह सकते हो कि जो लेंथ है वो कम रहेगा, या वहां पर क्वांटिटी पढ़ने पढ़ाने के लिए कम है, तो हम शायद वहां पर इसको अलाइन करके पढ़ लें उसके साथ में। ठीक है, या फिर डीपीएसपी के साथ में पढ़ लें। खैर, अभी मैं बता देती हूँ आपको कि आज हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं। हम मेनली देखने वाले हैं इस पोर्शन को क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी। बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं इनको हम पढ़ेंगे जरूर, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें वो मैं बताते हुए चलूंगी आपको पढ़ाने के टाइम पर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 जो है ना, जैसे कि मैंने बताया 19 से लेकर 22 तक यहाँ पर है। 19 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, तो कुछ राइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल 19। उसके बाद में है आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस बताता है। देखो, एक बहुत खूबसूरत बात है संविधान के बारे में, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोटेक्ट्स दोज पीपल हु डू नॉट बिलीव इन इट। ठीक है, जो लोग, ये आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए भी काम करता है, उनके लिए भी सोचता है और उनको भी प्रोटेक्ट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं रखते। भाई कोई भी व्यक्ति अगर वो आरोपी है या अगर वो कन्विक्ट है, अगर वो अरेस्टेड है, अगर उसने कुछ गलत किया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यक्ति संविधान को तो नहीं मानता, क्योंकि अगर वो देश के कानून को मानता तो गलत काम नहीं करता। लेकिन उसने गलत काम किया, इसका मतलब क्या कि वो देश के कानून में मानता नहीं है। बट इवन देन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसमें वो बिलीव नहीं करता, वही कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, सो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 जो है, ये दो ऐसे आपके प्रोविजंस हैं जो उन लोगों की भी प्रोटेक्शन करते हैं जो खुद संविधान के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं या देश की कानून व्यवस्था के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। फिर है राइट टू एजुकेशन, अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन दी मेंस एग्जामिनेशन। प्री में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है बट मेंस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एंड देन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन के रिगार्डिंग क्या प्रोटेक्शन है, क्या राइट्स है किसी भी एक व्यक्ति के। एक सिविलाइज्ड नेशन होने के नाते हम ना ही अधिकार उन लोगों को देते हैं जो आजाद घूम रहे हैं, हम उन लोगों को भी अधिकार देते हैं जिन्हें किसी कारणवश क्या कर लिया गया है, अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है। ठीक है, तो हम उनके राइट्स की भी बात करते हैं क्योंकि एक सिविलाइज्ड नेशन है और ऐसा ही होना चाहिए एक सिविलाइज्ड नेशन को। ठीक है, चलिए आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 जो कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वो कुछ राइट्स हैं क्या। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर साथ में लिखती जाऊंगी। आर्टिकल 19 को अगर हम यहाँ पर देखें तो आर्टिकल 19 दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तो है क्लॉज 1, उसके बाद में है क्लॉज 2 से लेकर के क्लॉज 6। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है सर्टन राइट्स, ये गारंटी करता है आपको कुछ राइट्स।
ठीक है, वो क्या राइट्स है, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। दूसरा जो पोर्शन है वो आपको बताता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था, फंडामेंटल राइट्स कभी भी क्या नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हो गया तो वो डेफिनेटली मेरे फंडामेंटल राइट को एनक्रोच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के साथ में आते हैं क्या, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। हर एक फ्रीडम, हर एक जो फ्रीडम है उसके साथ में एक क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज 1A की, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो दिया हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, इसका दिया हुआ है क्लॉज 3 में, इसका दिया है क्लॉज 4 में, इन दोनों का दिया हुआ है क्लॉज 5 में, और इसका दिया हुआ है क्लॉज 6 में। ठीक है, और ये स्ट्राइक्ड ऑफ है। चलो, अब बात करते हैं कि ये हैं क्या सारे के सारे राइट्स। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप जो भी बात बोलना चाहते हैं, आप जो भी सोच रखते हैं, आप जो भी विचार रखते हैं, उसको लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से क्या कर देना, बता देना, उसको प्रेजेंट कर देना, दैट इज वन ऑफ योर फ्रीडम्स। ठीक है, जो संविधान प्रोटेक्ट करता है। सो अगर मुझे लगता है कि मैं संविधान की तारीफ करूं, तो आई कैन स्टैंड हियर एंड से दैट। इफ आई फील लाइक देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी क्रिटिसाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन डू दैट, बट विद इन सर्टन लिमिट्स। वो लिमिट्स कौन बताएगा आपको, आर्टिकल 19 प्लस 2 बताएगा कि मैम आपके पास फंडामेंटल राइट है, आपको लगता है कि आपको क्रिटिसिज्म करना चाहिए संविधान का, या आपको लगता है कि आपको टिप्पणी देनी चाहिए संविधान या भारत के किसी भी कानून के ऊपर, आप बेशक दीजिए, लेकिन इस लिमिट में रहते हुए, ठीक है, इस दायरे में रहते हुए। क्लियर। चलो, दूसरा राइट है हमारे पास में, राइट टू असेंबल पीजेबली एंड विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, उसके पहले अपन बाकी के प्रोविजंस को देख लेते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1B जो है वो बताता है राइट टू असेंबल पीजेबली एंड विदाउट आर्म्स। अगर आप किसी भी जगह पर पीसफुली, है ना, बिना किसी आर्म्स के, एम्युनिशन के, या बिना किसी इंटेंट के कि आप वहां पर दंगई करें, आप वहां पर लफड़ा करें, अगर आप किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं, तो वो भी आपका राइट है। ठीक है, चलिए, दूसरा है फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कब ऐड हुआ था, जरा प्लीज मुझे एक बार आप लोग चैट में बता दीजिएगा कि कौन से अमेंडमेंट से क्लॉज सी को ऐड किया गया था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था जिससे ऐड किया गया था, ये एक प्री का क्वेश्चन बनता है अपने आप में। उसके बाद में आते हैं क्लॉज डी के ऊपर, क्लॉज डी, सब क्लॉज डी के ऊपर। सब क्लॉज डी कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपका मन है कि चलो यार सारे दोस्त इस बार गोवा जाते हैं, तो यू कैन डू दैट। क्यों, क्योंकि ये बताता है आपको कि आप विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप क्या कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पे भी है कि भाई आप कहो कि मेरा राइट है घूमने का, तो मैं बिना टिकट के घूमूंगा, नहीं, टिकट ले लो, आपकी एक एज होनी चाहिए। आप कहोगे मैं अकेले ही घूमना चाहता हूँ, तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक बच्चे हैं 5-7 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, तो हो सकता है कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सके आपके ऊपर। आपके पास टिकट होना चाहिए, आपके पास रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी होनी चाहिए ट्रैवल करने की, आप कर सकते हैं ट्रैवल, है ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यू कैन गो एंड यू कैन विजिट एनी प्लेस यू वांट। ठीक है, चलो, फिर आते हैं क्लॉज एफ पे, सब क्लॉज एफ पे। सब क्लॉज एफ को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। ठीक है, दो चीजें यहां पर बदली गई। सबसे पहले क्लॉज एफ, सब क्लॉज एफ जो है उसको हटाया गया। क्या कहता था, राइट टू प्रॉपर्टी देता था ये। ठीक है, अगर मैं कहूं कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी ओन करना मेरा फंडामेंटल राइट है, तो इसके चलते प्रॉब्लम एक ये होती कि हमारा जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोग थे जो मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा और कोई प्रोफेशंस नहीं होते थे। ब्रिटिश आर्मी थी तो ब्रिटिश आर्मी में कुछ लोग भर्ती हो गए, ब्रिटिशर्स के ही अंडर उन्हीं के ऑफिस में कुछ लोग भर्ती हो गए, लेकिन एज सच कोई और जॉब प्रोफाइल्स थे नहीं। ठीक है, फार्मिंग वाज द मेन बिजनेस, और हम अभी भी काफी हद तक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो इस बात के चलते हमारे जो फार्मर्स थे उनके पास जमीनें नहीं बची थी, है ना। मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या होता है, अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड इफ यू हैव, अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन एकर्स ऑफ लैंड इफ यू हैव, यू आर कॉल्ड अ मार्जिनल फार्मर। ठीक है, बट ये जो अमाउंट ऑफ लैंड है इट्स वेरी लेस। तो अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि भाई जिसके पास में इतनी कम जमीन है या जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, वो कहाँ फार्मिंग करेगा, वो कैसे ग्रो करेगा। और सारी जमीन कहाँ है, सारी जमीन या तो अंग्रेजों के कब्जे में थी, है ना, अंग्रेजों ने जब्त कर ली, या फिर जो राजा महाराजा आपके जो भी मतलब रूलर्स थे उस समय पर, उन्होंने जब्त कर ली। क्यों जब्त कर ली, क्योंकि, या साहूकारों ने जब्त कर ली क्योंकि आपके पास फसल नहीं हुई, अगर किसी साल आपके पास पैसा नहीं था बीज का, या आपके पास पैसा नहीं था खाद का, पानी का, तो क्या हो गया, आपने उठाया लोन, और वो लोन उठा करके आप फंस गए कंपाउंड इंटरेस्ट के साइकिल में। ठीक है, एंड यू कुड नेवर गेट आउट ऑफ दैट साइकिल। और या फिर मान लीजिए कि आप नॉर्मल इंटरेस्ट पे भी अगर आप पैसा लेकर के आए हैं, बट आप वो पैसा कभी चुका ही नहीं पाए ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो अब क्या होता था कि ये जो साहूकार होते थे, ये जमींदार होते थे, ये आपकी जमीनें जब्त कर लेते थे।
ये आपकी जमीन खुद अपने कब्जे में कर लेते थे और आपसे ही काम करवाते थे उस जमीन पर, ठीक है। अच्छा, अब ये जब आपसे काम करेंगे तो आपके पास तो जमीन है नहीं और इनके पास भरपूर जमीन है, तो कोई एक ऐसा बंदा भी है जिसके पास में मान लीजिए 2000 एकड़ जमीन है और कोई है जिसके पास में 2 एकड़ जमीन भी नहीं है अपना गुजारा करने के लिए। तो अगर हम ऐसे राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम अलाउ कर देते, है ना, इसको फंडामेंटल राइट बना देते, तो वो जमींदार जिसके पास में हजारों एकड़ के हिसाब से जमीन है, वो कभी भी अपनी जमीन किसी और को देता नहीं, है ना। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पास में यार 2000 रुपए हैं और सामने एक बच्चा है, मतलब सामने 10 बच्चे हैं, उनको दे दो 20-20 रुपए या 200-200 रुपए, क्या फर्क पड़ता है, या 100-100 रुपए दे दो, आपको क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो आप नहीं दोगे तो क्या करना पड़ता है, सरकार को आपसे छीन के दिलवाना पड़ता है। तो सरकार ने वही किया, जिस तरीके से आपने सर इन फार्मर से या इन लोगों से जमीन छीनी थी एक तरीके से, या इन लोगों से जमीन हथियाई थी, सरकार ने आपसे वो जमीन वापस ली और इवनली लोगों में बांट दी, ठीक है। वो करना पड़ा सरकार को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो लोगों के पास जमीन नहीं होती। देयरफॉर हमको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में से राइट टू प्रॉपर्टी हटाना पड़ा, वरना हर एक जमींदार यही कहता आकर के कि भाई मेरे पास फंडामेंटल राइट है कि मैं प्रॉपर्टी ओन करूं, है ना। जमींदार अबॉलिशन एक्ट नहीं ला पाते हम, ठीक है। हम उसके बाद में आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं ला पाते, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती, क्योंकि फंडामेंटल राइट ये वाला काम करते रहता। तो हमने फंडामेंटल राइट को सबसे पहले स्ट्राइक ऑफ किया और उसके बाद हम क्या करें, हमने हमने और एक्ट्स वगैरह जो थे, एक्ट्स वगैरह काफी सारे पहले आ गए थे, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट आ गया था आपका, लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया था आपका। तो हमने यहाँ से ये हटा ही दिया ताकि लोग क्या ना कर पाए, लोग इस बात की बहस ना कर पाए कि हमारे पास फंडामेंटल है इन ऑर्डर टू होल्ड प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 जो अगेन राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, उसको भी स्ट्राइक ऑफ किया गया और 44th अमेंडमेंट से ही राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, कहां पे, आर्टिकल 300A के अंदर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मूव फ्रीली मतलब आप टेम्पररी गए हैं, आप घूमना चाहते हैं, आप घूम सकते हैं, जहां आप घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं। क्लियर। दूसरा है रिसाइड। रिसाइड का मतलब क्या होता है, कहीं रहने जाना चाहते हैं आप रह सकते हैं। फिर है सेटल होना। सेटल होना मतलब आप परमानेंट, अगेन द डिफरेंस बिटवीन रिसाइडिंग एंड सेटलिंग इज द स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, स्टेट ऑफ माइंड का डिफरेंस है। यहाँ पर परमानेंस है, यहाँ पर आप परमानेंट इंटेंट के साथ में रहने जा रहे हो, यहाँ पर आप टेम्पररी इंटेंट के साथ रहने जा रहे हो सकता है वो इंटेंट बाद में परमानेंट हो जाए, बट अभी एज ऑफ नाउ टेम्पररी इंटेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बैंगलोर में एक जॉब लगी तो मैं बैंगलोर रहने चली गई, ठीक है। नाउ आई एम रिजाइडिंग इन बैंगलोर, बट वेर एम आई सेटल्ड, आई एम सेटल्ड इन भोपाल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, ये अगेन मेरे पास एक फ्रीडम है कि मैं चाहे जो करना चाहूं मैं कर सकती हूँ। मैं जो भी प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस ऑप्ट करना चाहती हूँ, आई कैन डू दैट। आई हैव अ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी क्या लगे हुए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, अगर मैं कहूं, अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी हो, गोविंदा की बहुत पुरानी मूवी थी, मतलब बहुत पुरानी नहीं बट पुरानी ही मूवी थी, बट आप लोगों ने शायद देखी होगी, राजा बाबू, है ना। राजा बाबू मूवी में अगर आप जाएंगे, गोविंदा के घर में देखेंगे, तो एक दिन एक फोटो है वो एडवोकेट के रूप में, एक दिन एक फोटो है वो डॉक्टर के रूप में है, एक दिन एक फोटो है वो पुलिस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में है, किसी दिन एक फोटो है वो ब्यूरोक्रेट के ड्रेसअप में है, ठीक है। और ऐसे अलग अलग उन्होंने अलग अलग ड्रेसअप से फोटो ली हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको बड़ा शौक था सब कुछ बनने का, बट क्योंकि बिल्कुल पढ़ने लिखने में बिल्कुल ढपोल संग थे, तो बन नहीं पाए वो कुछ भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस अपना शौक पूरा करने के लिए हर एक यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवा ली, है ना। यही होता है उसमें। तो यहाँ पर भी आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1G जो है ना, वो आपको राजा बाबू बनने से मना करता है। वो ये कहता है कि आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जो भी प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन आपके पास में उस प्रोफेशन के लिए ड्यू क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो आपके पास बीटेक एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए। अगर आप बनना चाहते हैं लॉयर, तो आपके पास में बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी बीबीए एलएलबी कुछ तो होना चाहिए। कुल मिला के आपके पास एलएलबी होना चाहिए, ठीक है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर अगर आपके पास टीचिंग के लिए वो होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको नेट एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। सो ऑल दोज थिंग्स, बस उतनी ही चीजें यहाँ पर बोलते हैं कि आपको जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, फर्स्टली यू शुड हैव दैट, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन चूज करते हैं, तो दूसरा, ट्रेड और बिजनेस के लिए क्या कहता है, ट्रेड और बिजनेस के लिए कहता है कि देखिए, आप वैसे कोई भी ट्रेड कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, बशर्ते इलीगल ना हो, है ना, अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसीज ना हो, ऐसा ना हो देश के कानून के विरुद्ध है। आप कहते हैं कि मैं तो एक लॉटरी ऑफिस चलाऊंगा, भारत में लॉटरी ऑफिस चलाना अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर केरला। केरला में लीगली लॉटरी खेली जाती है ना।
every day on a daily basis. Most of the Keralites, what they are very fond of doing is waking up in the morning, having a tea and going to the lottery shop and buying a ticket for themselves. ठीक है, तो वो वहां पर अलाउड है, वहां की स्टेट लॉ के हिसाब से अलाउड है, बट अदरवाइज अगर हम देखें तो नहीं अलाउड है। अगर आप कहीं राजस्थान मध्य प्रदेश में देखते हो तो वो अलाउड नहीं है। लॉटरी खिलाना क्या है, एक क्राइम है, एक ऑफेंस है। घोड़े की रेस पर पैसा लगाना ये भी एक तरीके से ऑफेंस माना जाता था। क्लियर। सो स्टेट जैसे अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां नहीं है घोड़े की रेस पर पैसा लगाना, वहां पर रेस गैर कानूनी नहीं है। अभी हम देखते हैं ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन इज क्या, अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ प्लेइंग सट्टा। ठीक है, सो सट्टा खेलना क्या था, वो इलीगल है, बट ड्रीम इलेवन आपने थोड़ा सा उसको समझदारी से बना करके और आपने उसको थोड़ा सा अपसाइकिल करके रिफर्बिश करके बना दिया है, तो वो लोग खेल रहे हैं उसको, है ना। बाकी स्ट्रक्चर उसका थोड़ा बहुत सट्टे जैसा ही है। सट्टा खेलना, गैम्बलिंग करना, आप कहेंगे जुआ खिलवाना लोगों को, या शराब की तस्करी करना, या आप कहेंगे कि भाई हाथी दांत की तस्करी करना, आइवरी दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, उसकी तस्करी होती है, उसकी स्मगलिंग होती है, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड कि आप उसको सेल करें। तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो ये सब चीजें क्या है, बेसिकली इलीगल है। तो ट्रेड और बिजनेस के लिए दो चीजें यहाँ पर बोली गई कि एक तो इलीगल नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, दूसरा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या उस सेक्टर में गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है बिजनेस करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी के साथ में मैंने आपको क्या बताया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के साथ में मैंने आपको बताया था सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट जो था वो एक कानून था जो कहता था कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में स्टेट की मोनोपोली होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस को स्टेट के अलावा और कोई नहीं करेगा, उसका एक प्रोविजन ऐसा कहता था। ठीक है, तो हम गए, हमने फंडामेंटल राइट था हमारे पास में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में, हमने उसको चैलेंज किया और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा हाँ भाई इसको स्ट्राइक डाउन करो, इसको सेपरेट आउट करो और इसके ऊपर एक्लिप्स डाल दो। ठीक है, डाल दिया गया। बहुत सालों तक ये वैसा का वैसा पड़ा रहा। कुछ सालों बाद सब आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंदर, है ना, इसके अंदर क्या हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट ने कहा कि आपको एक तो चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन वगैरह, जो भी आप प्रोफेशन ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन। दूसरा, आपका जो भी ट्रेड है, बिजनेस है, वो क्या नहीं चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है इलीगल नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक प्रोफेशनल चोर हूं, मैं एक प्रोफेशनल सीरियल किलर हूं, है ना। आपका जो भी प्रोफेशन हो वो क्या हो, लीगल हो, इलीगल ना हो। तीसरी बात इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी और वो ये थी कि देखो, अगर स्टेट चाहे तो वो किसी किसी सेक्टर को या तो पार्शियली या फिर होलली क्या कर सकता है, मोनोपोलाइज कर सकता है। यानी कि चाहे तो वो उस सेक्टर में थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर को घुसने दे सकता है या फिर बिल्कुल ही प्राइवेट सेक्टर को वहां घुसने से मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी बनाना, मैन्युफैक्चर करना क्या हो सकता है, कभी प्राइवेटाइज होगा नहीं, प्राइवेटाइज होगा। क्यों प्राइवेटाइज नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जिसपे स्टेट की मोनोपोली है। डिफेंस मोनोपोली है स्टेट की, क्यों, क्योंकि ये कुछ बहुत ऐसी चीजें हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया तो शायद क्वालिटी एंड सिक्योरिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सॉरी, जो केस है वो बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको केस का नाम लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के साथ में जो बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर तीन चार चीजें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरे पास में पावर है, मेरे पास में फ्रीडम है कि मैं मौखिक रूप से, सिंबॉलिक वे में, अपनी ड्राइंग्स के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू, अपने स्केचिंग्स के थ्रू, अपने गाने के थ्रू, अपनी किताब के थ्रू, मैं जो भी बात, जो भी विचार व्यक्त करना चाहूं मैं वो व्यक्त कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास में ये पावर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये मुझे क्या करता है, अलाउ करता है। दूसरा, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठा बिजॉय इमानुएल के केस में। अब ये केस बहुत फेमस है, आप लोग सब शायद जानते होंगे, नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ इसकी ब्रीफली स्टोरी कि इस केस में हुआ क्या था। कुछ बच्चे थे जिन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाई, जिसकी वजह से उनके स्कूल वालों ने उनके ऊपर केस कर दिया कि भाई देखो ये बच्चे जो है नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि, तो इन बच्चों ने अपनी तरफ से दलील दी कि हम एक पर्टिकुलर सेक्ट को फॉलो करते हैं जहां पर किसी भी और की प्रशंसा करना अलाउड नहीं है, तो हम अपने ईश्वर के अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं कर सकते। तो
वो लोगों ने, बट हम रिस्पेक्टफुली खड़े हुए थे, हम अटेंशन पोजीशन में जैसा खड़ा होना चाहिए हम उस अटेंशन पोजीशन में खड़े हुए थे, बस हम गा नहीं रहे थे। ठीक है। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया कि देखिए, जहां हमने फंडामेंटल राइट दिया है टू स्पीक और टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो चुप रहना भी तो एक एक्सप्रेशन है ना। अगर आप कहीं पर इंटरेस्टेड या आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां क्या चूज करेंगे, वहां आप चुप रहना चूज करेंगे ना। तो वो भी क्या है, आपका अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। हम कहते हैं ना, कई अगला इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, अगला इंसान बहुत एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है तो चलो भाई वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना रहा है। जो व्यक्ति चुप रहना पसंद करता है, क्या उसको जबरदस्ती बोलना पड़ेगा? जो इंट्रोवर्ट है, क्या उसको हम जबरदस्ती बुलवाएंगे क्योंकि उसके पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1A है? नहीं ना। तो चुप रहना, अगर बोलना मेरी आजादी है तो चुप रहना भी मेरी आजादी है, वो भी मेरी चॉइस ही है। तो विजय एमानुएल के केस में कोर्ट ने यही कहा कि देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे नेशनल एंथम को, दे वर स्टैंडिंग रिस्पेक्टफुली फॉर द व्हेन द नेशनल एंथम वाज गोइंग ऑन। एंड एज फार एज द सिंगिंग इज कंसर्न, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर चेक को फॉलो करते हैं, जहां पर नहीं है किसी और की प्रशंसा करना अलाउड, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। तो इन्होंने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट को भी क्या कर लिया, पहली बार के लिए एक तरीके से हम कहेंगे रिकॉग्नाइज किया। ठीक है। फिर है एक फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस में बहुत सारे केसेस है आपके। फ्रीडम ऑफ प्रेस बेसिकली क्या है, ये जो हमारी प्रेस है उसके पास में अपनी बात रखने का, या वो क्या धारणा रखती है, इस बात को प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक डोमेन में डालने का क्या है, एक तरीके से राइट मिला हुआ है। वो राइट कहाँ है, वो राइट भी आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में ही क्या करा गया, इंश्योर किया गया। अब क्वेश्चन उठा कि भाई क्यों हम माने कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में ये चीज प्रोवाइडेड है? तो कोर्ट ने यहां पर भी वापस से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखिए, जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो कोर्ट ने सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो स्पीशीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि जो प्रेस है वो भी क्या कर रही है, वो भी तो अपनी बात बोल रही है, अपना नजरिया बोल रही है ना, वो भी तो अपने आप को एक्सप्रेस ही कर रही है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सकल पेपर्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बाद एक और केस है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी अनदर, इट्स एन इंपॉर्टेंट केस ऑफ freedom of press only, जहां पर सुप्रीम कोर्ट held that freedom of press embodies the right of people to free speech and expression, and it also held that freedom lies in both the quantity and the quality। यानी कि आप कितने दूर तक अपनी खबर पहुंचाना चाहते हैं, या आप कितने अपने अखबार में पेपर पेजेस रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने एडिशन में कितने पेजेस रखना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रीडम। एंड आप क्या रख रहे हैं उसमें, दैट इज ऑल्सो फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर 25 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन बना के लेकर के आई हूँ, ठीक है, तो मैं 25 स्लाइड्स बनाऊंगी या 5 स्लाइड्स बनाऊंगी, ये भी मेरा फ्रीडम है। आप मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं आप 5 ही स्लाइड्स बनाएंगी। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर आकर के क्या क्वालिटी दे रही हूँ, कि मैं आपको कितना सही पढ़ा रही हूँ, है ना, दैट इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच ओनली। तो मैं आपको सही पढ़ाऊं, ये भी मेरा फ्रीडम है, मतलब मैं आपको क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा कंटेंट ला करके दूं, ये भी मेरा फ्रीडम है, और मैं आपको ज्यादा या कम कितना कंटेंट ला करके दे रही हूँ, ये भी मेरा फ्रीडम है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर रोमेश थापर का केस है, ऐसे करके बहुत सारे केसेस है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1A सॉरी 1 सब क्लॉज A के अंदर, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जो कि है आपका ये बहुत फेमस केस है, टेलीफोनिक टैपिंग जो है उसका जो राइट है आपके पास में, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन्स, ये अपहेल्ड किया गया था पीयूसीएल के केस में, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंदर कवर किए जाते हैं। तो वो मैं यहाँ पर आपने शेयर करी हूँ कि अगर आप फोन पे किसी से बात करते हैं तो वो फोन कॉल नहीं टैप होना चाहिए। ये इस केस में अपहोल्ड किया गया था इन द ईयर 1996। उसके बाद में आपके पास में है राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग। आप अपने फ्लैग का रिस्पेक्ट करते हैं, यू फील प्राइड इन अनफोल्डिंग द फ्लैग। तो ये क्या है, ये आपका फ्रीडम है, ये आपका अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। आप अपने देश में कितना गर्व फील करते हैं, वो गर्व दिखाने का जरिया है। ठीक है। तो ये आपका कहां पर कौन सी केस में बोला गया था, नवीन जिंदल वर्सेस सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के केस में। ठीक है। 2004 का ये केस था। चलिए अब हम चलते हैं आगे।
अब इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का भी एक रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट केस है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, उसके बाद में है आपका पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, फिर है आपका इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये सब चीजें ना हो, आप जो भी स्पीच बोले उससे आपके देश का दूसरे देश के साथ जो अच्छा रिश्ता है वो खराब ना हो। जैसे हम थ्रू आउट यूक्रेन रशिया वॉर में हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा हमने? क्योंकि अगर हम शायद एक साइड लेते तो हमारा किसी भी एक साइड से व्यवहार खराब जाता है ना। हम अगर यूक्रेन का साइड लेते तो शायद हमारा रशिया से व्यवहार खराब होता। सो वी चोज टू रिमेन साइलेंट और नॉट से एनीथिंग, बिकॉज हमारा वहां पर कुछ कहना, हमारे एक बहुत जो सालों से हमारा एक दोस्त रहा है देश, उसके साथ में हमारा व्यवहार खराब कर सकता था, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे आपका अपने देश के किसी दूसरे देश से क्या हो जाए, मतभेद हो जाए। उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो डिफेमेटरी हो, किसी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस इंसाइट कर देना, कोई भड़काऊ बात नहीं करनी, भड़काऊ भाषण नहीं देना है, कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स आर देयर इन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम आर्टिकल 90, सॉरी आर्टिकल 20 के ऊपर। इसके अलावा जितने भी थे मैंने वो आपको बता दिए हैं, ब्रीफली बताए हैं। एक केस और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं आपको, फॉर्मिंग एसोसिएशन एंड असेंबलिंग पीजेबली में, ठीक है। तो जो जहां पर असेंबलिंग पीजेबली दिया हुआ है आपका, उसके अंदर एक केस है विच सेज, सॉरी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का एक केस है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, है ना। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि देखो, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। जो राइट टू स्ट्राइक है वो आपका फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन के अंदर नहीं आता है, ठीक है, वो आपका फ्रीडम नहीं है एक तरीके से। चलो अब हम आते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर। आर्टिकल 20 जो है, कन्विक्शन अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है तो उस व्यक्ति के फेवर में क्या देता है, कुछ राइट्स जो है वो बेसिकली गारंटी करता है। क्या राइट्स हैं देख लेते हैं। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। क्लॉज 1 कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस से प्रोटेक्शन। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस क्या होते हैं? इसका कहना है बहुत सिंपल, एक इसी सिंपल केस के साथ में एक्सप्लेन करूंगी। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने एक ऑफेंस कारित किया, ठीक है। जब इसका ट्रायल चल ही रहा था, इसका ट्रायल समाप्त होता, उसके पहले कानून बदल गया, ठीक है। इन्होंने जो ऑफेंस किया था उस ऑफेंस का पनिशमेंट बढ़ गया, ठीक है। जब तक इनका ट्रायल खत्म होता तब तक उस ऑफेंस का पनिशमेंट ही बढ़ा दिया गया। तो अब कोर्ट ने इनको जो नया पनिशमेंट आया, उस पनिशमेंट उस प्रोविजन के चलते इनको पनिश कर दिया। यानी कि अगर मान लीजिए पहले मतलब पहले 4 साल पनिशमेंट था, अब वो पनिशमेंट 7 साल हो गया और कोर्ट ने इनको 7 साल का पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को जाकर के चैलेंज किया एंड ही सक्सेसफुली वन द केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति को उसके उसी मात्रा में पनिशमेंट दोगे या वही पनिशमेंट दोगे जो उस समय प्रेस्क्राइब था उस ऑफेंस के लिए, जिस समय उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस कमिट की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज चोरी करी है तो आज चोरी के लिए जितना पनिशमेंट है ना, मुझे वही पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर मेरा ट्रायल 5 साल बाद खत्म हो रहा है तो 5 साल बाद जो पनिशमेंट नया बन चुका है उसके लिए, आज 4 साल पनिशमेंट है, 5 साल बाद अमेंडमेंट आया, 7 साल का पनिशमेंट कर दिया गया। तो क्या आप मेरा ट्रायल समाप्त होते होते मुझे उस ऑफेंस के लिए आप क्या मुझे उस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज में ना दो चीजें हैं, एक तो है ऑफेंस और एक है पनिशमेंट। देखो, पहला कहता है कि पहली बात तो आप उसी चीज को ऑफेंस मानेंगे जो उस दिन कानून में ऑफेंस है ना। जैसे कि आज मैंने कोई एक बात कही है ना, या आज मैंने अगर कोई आज एक हरकत करी, ठीक है। अगर आज वो मेरा एक्ट कोई ऑफेंस नहीं है, किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे बाद में फ्यूचर में जाकर के जिस दिन वो ऑफेंस ऑफेंस बन जाता है, आप मुझे क्या नहीं कर सकते, आप मुझे उस चीज के लिए पीनलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो कि जैसे अभी एक लड़की थी, है ना, जिसने हु मैरिड हर ओन सेल्फ, पिछले साल 2 साल पहले जो न्यूज थी, है ना। तो उस लड़की ने खुद से शादी करी। अब मान लीजिए कल को हमको नया बीएनएस पढ़ने को मिले और नए बीएनएस के अंदर एक प्रोविजन लिखा हो कि खुद के साथ शादी करना इस तरीके से देश को या देश के युवाओं को आपका क्या कहते हैं गुमराह करना एक ऑफेंस है और इसके लिए आपको 3 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। तो अब उस लड़की ने जिसने 2021-22 में ये काम किया था, 22 में या 23 में किया था, ठीक है, तो क्या हम उस लड़की को बीएनएस के अंतर्गत अब पनिश कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से जो एप्लीकेशन हमें बचाता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, वो ये भी कहता है कि आप सिर्फ उसी एक्ट के लिए पनिश करोगे जो एक्ट उस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन वो एक्ट कारित हो रहा था, उस दिन अगर वो कोई ऑफेंस था लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ, तो ही आप उसके लिए पनिश करोगे। अगर उस दिन वो चीज एक ऑफेंस नहीं थी और बाद में जाकर के ऑफेंस बन जाती है, तो आप उसे रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट के लिए क्या नहीं करोगे, पनिश कभी नहीं करोगे। दूसरा, पनिशमेंट के लिए, कि आज जो पनिशमेंट है आप उसी पनिशमेंट के लिए पनिश करो। जो पनिशमेंट ट्रायल खत्म होते होते अगर बढ़ जाता है, तो आप बढ़े हुए पनिशमेंट के लिए उसको ट्रायल नहीं करोगे, बढ़ा हुआ पनिशमेंट उसको नहीं इन्फ्लिक्ट करोगे। क्लियर? चलिए, फिर है डबल जियोपार्डी का केस। डबल जियोपार्डी एक आपकी मैगजीन के ऊपर बेस्ड है, नीमो डेविड विस पिक्सारी। ठीक है? क्या कहता है ये? इसका मतलब होता है नो बडी शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम थिंग। कोई भी एक व्यक्ति को आपको दो बार एक ही चीज के लिए परेशान नहीं करना है ना? क्या मतलब हुआ इसका? कि मान लीजिए आज मैंने कोई एक ऑफेंस कमिट किया, मेरे अगेंस्ट केस चला, मेरा कन्विक्शन भी आ गया उस केस के अंतर्गत, है ना? अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कल को आप मुझे वापस उसी चीज के लिए वापस परेशान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिम ऐसा कहती है। ठीक है? और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 मुझे प्रोटेक्ट करता है डबल जियोपार्डी से। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? जेपर्डाइज करना मतलब होता है, या जेपर्डाइज करने का मतलब होता है बेसिकली आपको पनिश करना, है ना? या आपको परेशान करना। तो आप मुझे एक ही चीज के लिए दो बार पनिश नहीं कर सकते। क्लियर? ये आपका डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट बोलता है। अब इसमें एक केस है, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि एक व्यक्ति अनडिक्लेयर्ड अपना मतलब बिना डिक्लेयर किए हुए अपने साथ में खूब सारा गोल्ड कैरी करके लेकर के आ रहे थे। एयरपोर्ट पे कस्टम अथॉरिटीज ने इनको पकड़ लिया। कस्टम अथॉरिटीज ने इनको जब पकड़ा, तो इनका जितना भी गोल्ड वोल्ड था सब कन्फिस्केट करके रख लिया। उसके बाद में इनके अगेंस्ट एक पूरा का पूरा पुलिस केस जब चलने लग गया, तो इन्होंने कहा कोर्ट से जाकर के कि देखो आप मुझे डबल जेपर्डाइज कर रहे हो। ठीक है? आप मुझे दो दो बार जेपर्डी में डाल रहे हो। तो कोर्ट ने कहा कैसे भाई, ऐसा कैसे होगा कि हम आपको दो दो बार जेपर्डी में डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं सामान लेकर के जा रहा था, मैं अनडिक्लेयर्ड गोल्ड लेकर के जा रहा था, आपने वो सारा गोल्ड जब्त कर लिया। मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, जो कस्टम डिपार्टमेंट था, उसने मेरा सारा गोल्ड जब्त कर लिया, तो मिल गया ना मुझे पनिशमेंट। अब क्या? अब वापस क्यों? तो कोर्ट ने कहा देखो भाई, ये ना सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है? ये कभी भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल एक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। यानी कि जो आपका कस्टम डिपार्टमेंट ने जो आपका एक तरीके से गोल्ड जब्त कर लिया था, वो एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग थी। ठीक है? वो कोई जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं थी। ठीक है? और अब जो हम चला रहे हैं वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तुम गोल्ड लेकर के जा रहे थे बिना डिक्लेयर करे हुए, इलीगली, हमने वो गोल्ड जब्त कर लिया, वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का पार्ट है। ठीक है? वो कस्टम डिपार्टमेंट का काम था। अब आपने क्योंकि गैर कानूनी काम किया, तो अब आपको अलग पनिशमेंट मिलेगा, वो एक अलग प्रोसीडिंग है ऑल टुगेदर, दैट्स अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये दोनों बातों पे यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हुए मकबूल हुसैन की जो पिटीशन थी उसको कोर्ट ने मना कर दिया उनकी बात मानने से। फिर है तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है बेसिकली, इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति को कभी भी आप इस तरीके से मजबूर नहीं करेंगे कि वो क्या करे, वो अपने ही अगेंस्ट स्टेटमेंट दे। ठीक है? वो अपने ही खिलाफ स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर? लेकिन ये क्यों दिया हुआ है प्रोविजन? ये प्रोविजन इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर पुलिस को अलाउ कर दिया जाए कि आप जो है मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगर अलाउड है, कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट अगर कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो स्टेटमेंट आप उसको मतलब उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल कर लेंगे कोर्ट में हम। तो उससे हुआ क्या कि पुलिस ना आपसे कन्फेशन निकलवा ही देगी, है ना? समहाउ पुलिस जो है वो आपको कन्फेस करने पे मजबूर कर देगी कि आपने गलती करी है, भले वो आपने गलती ना करी हो। तो इसीलिए ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला क्लॉज है, वो यहाँ पर बचाया, लोगों को बचाने के लिए है कि लोगों को जबरदस्ती अपना ऐसा कोई चीज ना कबूल करनी पड़े जो उन्होंने करी ही नहीं है। ठीक है? चलो, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका केस का नाम मैंने उल्टा लिख दिया है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आपका कटी कालू ओगाड है। इस केस के अंदर कोर्ट ने क्लियरली कहा कि देखिए एक व्यक्ति थे, उनसे उनका जब डीएनए वगैरह मांगा गया, तो उन्होंने सॉरी थंब इम्प्रेशन मांगा गया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, थंब इम्प्रेशन मैं नहीं दूंगा, दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर मैंने थंब इम्प्रेशन दिया तो आप प्रूव कर देंगे कि ये ऑफेंस मैंने कमिट किया है ना? तो मैं नहीं, मतलब अगर मैंने थंब इम्प्रेशन दिया तो मैं हो सकता है कि पनिशेबल हो जाऊं, तो मैं नहीं दूंगा थंब इम्प्रेशन। तो कोर्ट ने कहा नहीं, देखिए थंब इम्प्रेशन
आपका डीएनए, आपका ब्लड सैंपल्स, आपके हैंडराइटिंग सैंपल्स, आपके सिग्नेचर सैंपल्स, ये सब चीजें कभी भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का इंफ्रिंजमेंट नहीं होते, और इन चीजों के अंतर्गत आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वो नहीं को इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब इसको जब भी पढ़ो तो सीआरपीसी के साथ और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 27 पढ़ते हैं अपन वहां पर, जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट पुलिस को अगर वो कोरोबरेट कर लेते हैं, ठीक है, अगर कोरोबरेशन हो जाता है तो वो स्टेटमेंट को हम एडमिसिबल मान लेंगे, कोर्ट में वो चीज दी हुई है ना, तो उसको हमेशा से रिलेट करके पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आर्टिकल 9, आर्टिकल सॉरी आपके फंडामेंट फ्रीडम ऑफ सर्टेन राइट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो है आपका आर्टिकल 21। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। चलिए, सो आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट, इस पूरे पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर ऐसे लाइंस में सेपरेट आउट किया हुआ है, फिल्टर आउट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर मार्क करने थे थोड़े से कीवर्ड्स, है ना। क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, पहली बात है नो पर्सन, यानी कि वेदर इट दैट पर्सन इज अ सिटीजन और अ नॉन सिटीजन, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। आर्टिकल 20 इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी, आर्टिकल 19 इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी, ठीक है। चलो, सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ or personal liberty except according to procedure established by law, ठीक है। क्या क्या चीजें मिल गई हमें? यहाँ तीन कीवर्ड्स मिले, हिज लाइफ, हिज पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब लाइफ क्या होती है, ठीक है। तो लाइफ के लिए कोर्ट ने कहा है कि देखो, लाइफ का मतलब ना सिर्फ जीवित रहना नहीं होता, लाइफ का मतलब होता है लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना इज आर्टिकल 21। only living like an animal, mere animal existence is not article 21, ठीक है। चलो, दूसरी चीज पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग भी, अच्छा लाइफ के रिगार्डिंग और भी चीजें बताऊंगी अभी। पर्सनल लिबर्टी में क्वेश्चन ये आता है कि पर्सनल लिबर्टी बेसिकली क्या है ना। मैं यहाँ चल फिर पा रही हूँ, दिस इज पर्सनल लिबर्टी। या अगर मान लीजिए कि मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ आप इसी कमरे के अंदर चल सकती हैं, है ना, सिर्फ आप इसी स्टूडियो के अंदर चल सकती हैं, तो क्या ये मेरी पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है? क्या मेरे हाथ पैर बांध करके मुझे कहीं एक कोने में पटक देना, क्या सिर्फ यही मेरे पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है? क्या मुझे देश के बाहर नहीं जाने देना, ये मेरे पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है? या मुझे हथकड़ी बांधना, मुझे आपका सेल में बंद कर देना, क्या ये पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि भाई पर्सनल लिबर्टी जो है वो एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है। तो क्या हम उसको ये कह सकते हैं कि जब तक आपको फिजिकली रेस्ट्रेन नहीं किया गया तब तक आपकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं हुई? क्या ये कहा जा सकता है? तो इसके लिए हमारे दो बहुत बड़े केसेस है, एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और आपका मेनका गांधी का केस, ठीक है। ये दो केसेस हैं लैंडमार्क है आर्टिकल 21 के डेवलपमेंट में, जिनको हम अभी आगे देखेंगे। फिर आते हैं वापस से एक बार लाइफ और डिग्निटी पे। अब लाइफ और डिग्निटी के केस में एक बड़ा सवाल उठा, पहली बार इन द केस ऑफ पी रत्नाम, ठीक है। अब इस पी रत्नाम केस के अंदर क्वेश्चन ये उठा कि डज राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, यानी कि अगर बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का अधिकार भी है, उसी तरीके से क्या अगर मुझे जीने का अधिकार है तो क्या मुझे मर जाने का भी अधिकार है? ठीक है। तो इस केस में एक तो है इंपॉर्टेंट आपका केस पी रतिनाम का, दूसरा केस आया ज्ञान कौर का। इस केस में कहा गया था कि बिल्कुल राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, ठीक है। इन दिस केस इट वाज सेड दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई आल्सो। लेकिन ज्ञान कौर के केस में इस पूरे के पूरे वर्जन को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, और कहा गया नहीं, जीने का अधिकार जो है वो नेचुरली आता है, वो ईश्वर ने आपको दिया है। मरने का अधिकार आपको नेचुरली नहीं मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इट इज समथिंग अगेंस्ट द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। बोलना चुप रहना ये बहुत एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है, इसके साथ में आप जीने और मरने को कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्लियर? सो टेकिंग अवे योर ओन लाइफ और किलिंग योर सेल्फ, दैट इज नॉट बेसिकली अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। फिर आया उसके बाद में एक केस आपका जो काफी लाइफ चेंजिंग था बहुत लोगों के लिए, जिस केस का नाम था अरुणा शानबाग, ठीक है।
नाउ पूरा साइटेशन नहीं लिख रही क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है. नाउ इन दिस अरुणा शानबाग केस व्हाट हैपेंड, शी वाज अ नर्स एंड उनके साथ में एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उन्हीं के कलीग उनके साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं जिसके चलते वो एक कोमा में चली जाती है और वो फिर परसिस्टेंटली बहुत सालों के लिए वेजिटेटिव स्टेट में ही रहती है, करीब 20-25 साल हो जाते हैं उनको, और वो परसिस्टेंटली एक वेजिटेटिव स्टेट में रहती हैं. तो उनके बिहाफ पर एक एनजीओ जो है वो एक पिटिशन लगाता है यूथनेशिया की. ठीक है, यूथनेशिया क्या होता है, अगर आप लोगों ने गुजारिश मूवी देखी है तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दैट. अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो मी बिफोर यू देख लीजिए, वो भी अच्छी है. ठीक है. नाउ इन दैट मूवी होता क्या है, ठीक है, सॉरी, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो होता क्या है, यहाँ पर इनके यूथनेशिया का मतलब होता है बेसिकली आप अपने आप को इच्छा मृत्यु. ठीक है, यूथनेशिया का मतलब कहता है इच्छा मृत्यु. अगर मेरी इच्छा है और मैं मरना चाहती हूँ तो मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर पाऊँ. दैट इज बेसिकली यूथनेशिया. लेकिन क्या यूथनेशिया चलते फिरते कोई भी मांग सकता है? आज ब्रेकअप हो गया, आज बहुत बुरा लग रहा है, आज बहुत याद आ रही है अपने एक्स की, तो चलो लाओ यार पैसिव यूथनेशिया ले लेते हैं या यूथनेशिया ले लेते हैं और मर जाते हैं, लाइफ एंड कर लेते हैं. इज दिस द राइट वे? पापा ने बाइक नहीं दिलाई, पापा ने कैमरा नहीं दिलाया, पापा ने कुछ काम नहीं करा, आपने जो बोला है ना, गोवा नहीं जाने दिया, तो कैन वी एंड आवर लाइफ? नो, वी कैन नॉट. व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट हाउ द नेचुरल फिनोमिना ऑफ लिविंग और डाइंग वर्क्स, है ना. तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया को पहले तो क्या किया है, बहुत सालों का हमारा बैटल रहा है कि यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है. बट इवेंचुअली इन द केस ऑफ अन्ना शानबाग बहुत सारे लोग जब ऑन बोर्ड आए और उन्होंने कहा कि देखिए, जब आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको विद ह्यूमन डिग्निटी जीना है, ठीक है, तो यहाँ ह्यूमन डिग्निटी क्या है? भाई कोई बंदा है जो 25 साल से बेड रिडन है, बेड सोर्स हो रहे हैं, वो तो अच्छा है कि शी वाज अ नर्स हरसेल्फ एंड उनके कोई फैमिली मेंबर्स थे नहीं. शी हैड अ फियांसे हु आल्सो मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ लेटर ऑन एंड शी वाज केप्ट इन द हॉस्पिटल बाय द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल डिपार्टमेंट गिल्टी था कि भाई उनके साथ में जो भी हुआ, जो भी हादसा हुआ उनके साथ में, एंड शी हैड ग्रेट फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उन सब ने उनका ख्याल रख लिया, उनको मेडिकल हेल्प मिलती रही. लेकिन अगर नहीं मिलती, अगर कोई आम इंसान होता तो बेड सोर्स हो जाते, है ना, बहुत पैसा खर्च हो रहा होता पूरे परिवार का, बहुत बुरी दुर्गति हो जाती है इंसान की. ठीक है, और वैसे भी वो इंसान अगर बेड पर ही है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, खा नहीं सकता, ड्रिप के सहारे है, तो इसमें कहीं पर भी बहुत डिग्निटी तो नहीं है. तो अगर कोई व्यक्ति इतना वेजिटेटिव स्टेट में स्लिप कर गया है और अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वो कभी भी रिकवर होकर के नॉर्मल हो पाएगा या रिकवर होकर के बेटर हो पाएगा, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो द कोर्ट शुड अलाउ यूथनेशिया. तो कोर्ट ने यहाँ पर एक माइल्ड वे लिया. कोर्ट ने कहा ठीक है, हम पैसिव यूथनेशिया अलाउ करते हैं. ठीक है, यूथनेशिया दो तरीके का होता है, एक पैसिव, एक एक्टिव. पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि कुछ काम जो करना चाहिए आपको, किसी को जीवित रखने के लिए अगर कोई काम जरूरी है तो आप वो काम ना करें, वो काम करना बंद कर दें. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर एक पौधे को जीवित रखना है तो उसके अंदर रोज पानी डालना, उसे धूप दिखाना जरूरी है. ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ वो पौधा मर जाए तो मैं उसे पैसिव यूथनेशिया कैसे दूंगी? मैं पैसिव यूथनेशिया ऐसे दूंगी कि मैं पानी डालना बंद कर दूंगी. आई विड्रॉ द सपोर्ट दैट आई एम गिविंग दैट प्लांट. ठीक है, विड्रॉइंग द सपोर्ट फ्रॉम टू अ पर्सन इज कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया. ठीक है, पैसिवली आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे डायरेक्टली उसकी जान चलेगी, आपने बस कुछ उनका ध्यान रखना बंद कर दिया, आपने वो काम करना बंद कर दिया जो कि उनको जीवित रखने के लिए जरूरी था. ठीक है, मैंने पौधे में पानी डालना बंद कर दिया, पौधा मर गया थोड़े दिनों बाद. अब एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? इसी पौधे को अगर मैं उठाती और कैंची से लेकर के पूरा काट देती, जड़ समेत उखाड़ देती, जड़ें काट देती उसकी, दैट वाज एक्टिव यूथनेशिया. आई डिड समथिंग. पहले वाले में पैसिव में यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट इज इसेंशियल फॉर लिविंग, है ना, एंड इन एक्टिव यू आर डूइंग एन एक्ट विच इसेंशियली एंड्स द लाइफ. ठीक है, सो अगर हम माने यहाँ पे यूथनेशिया के पर्सपेक्टिव से, तो पैसिव यूथनेशिया कैसे होगा कि आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो, है ना. जैसे बहुत बार लोग करते हैं कि जब ऐसा होता है कि बंदा आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे रख दिया गया है, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब डॉक्टर ये बात बता देता है परिवार को कि देखिए अब ये वेंटिलेटर पे है और आप चाहो तो वेंटिलेटर पे आप इन्हें रख सकते हो, बट कोई बात बनेगी नहीं, दे विल नॉट रिटर्न बैक टू द नॉर्मल. ठीक है, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स मिल करके अपने एक कंसेंसस के साथ में क्या कर लेते हैं, वेंटिलेटर पे से हटाने की बात कर लेते हैं, ना, वेंटिलेशन सपोर्ट, जो वेंटिलेटर का सपोर्ट है वो विड्रॉ करने की बात कर लेते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं. लेकिन वहीं पर आपके परिवारजन में कोई व्यक्ति है जो खुदा ना खास्ता बेड रिडन है और अब आपको लगता है कि यार ठीक है ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, तो आप यूथनेशिया के चलते उनको जहर का इंजेक्शन दे देते हैं. दैट इज एक्टिव यूथनेशिया, दैट कैन नॉट बी डन. ठीक है, तो आप कुछ इन्फ्लिक्ट करके बाहर से, कोई एजेंट बाहर से देकर के किसी की जान नहीं ले सकते, बिकॉज वो जान लेना होता है, वो एक्टिव यूथनेशिया, दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया. पैसिव यूथनेशिया इज. ठीक है, इसके बाद एक और केस आया था आपका, जिस केस का मैं, मेरे दिमाग से नाम स्किप हो रहा है.
दैट केस इज बेसिकली अबाउट मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं उसके, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसको पनिश ना करने की बात करी गई है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो व्यक्ति किस हद तक डिस्टर्ब्ड है। कि अगर वो व्यक्ति सच सीवियर डिप्रेशन के चलता है कि उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी, अटेम्प्ट किया है सुसाइड का, तो फिर आप उसको पनिश ना करें, क्योंकि भारत में अटेम्प्ट टू सुसाइड इज पनिशेबल। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड के अंतर्गत पनिश ना करें, क्योंकि वो और उसकी कंडीशन को सीवियर ही बनाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ को और डिप्रिशिएट ही करेगा, ठीक है। चलो, राइट टू लाइफ यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं हम पर्सनल लिबर्टी पे। अब केस एक आया ए के गोपालन का। उस केस के अंदर सबसे पहले, सॉरी, ए के गोपालन का केस नहीं, वहां बाद में चलेंगे। पहले हम आते हैं एक नॉर्मल चीज के ऊपर कि भाई इन द केस ऑफ मेनका गांधी, व्हाट हैपेंड दैट मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है वो कन्फिस्केट कर लिया गया, ठीक है, और इम्पाउंड कर लिया गया। और उनको बस एक लेटर भेजा गया कि हम आपका पासपोर्ट जो है इम्पाउंड कर रहे हैं और आप जो है अभी कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, आप अब्रॉड नहीं जा सकते, आपको भारत में ही रुकना पड़ेगा। जब उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, किसी कारणवश हम आपको कारण नहीं बता सकते, ठीक है, ड्यू टू पब्लिक ऑर्डर एंड दिस एंड दैट और फलाना ढिमकाना, हम जो है आपको नहीं बता पाएंगे कि क्या कारण है, किन वजहों से हम आपको बाहर जाने से रोक रहे हैं, किन वजहों से हम आपको आपका पासपोर्ट इम्पाउंड कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को जाकर के कोर्ट में कहा और उन्होंने कहा कि भाई मेरी पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है। तो सामने वाले वकीलों ने सामने से आर्ग्यू किया कि भाई ये कैसा पर्सनल इन्फ्रिंजमेंट, आप अपने घर में हैं, आप भारत में, संपूर्ण भारत में घूम सकती हैं, आपको हमने कोई अरेस्ट थोड़ी ना किया हुआ है, तो कहाँ से पर्सनल लिबर्टी गई आपकी, है ना। आप आजाद हैं, आपके हाथों पे हथकड़ी नहीं है, पैरों में बेड़ियां नहीं है, आपको किसी सेल में बंद नहीं किया गया है, आप एकदम फ्री हैं, आप जाइए घूमे फिरिए जहां करना है, बस विदेश न जाइए, ठीक है। तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में बहुत एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लेते हुए कहा कि नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति जो भी काम करना चाहता है, अगर आप उसे वो काम, एज लॉन्ग एज वो काम लीगल है और उसके पास, उस व्यक्ति के पास में रिसोर्सेज हैं उस काम को कर पाने के, अगर वो व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाता है ना, आप अगर उसे नहीं करने देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी पर्सनल लिबर्टी के साथ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यही कारण है जिनकी वजह से हमने होमोसेक्सुअलिटी को भी रिकॉग्नाइज करा हुआ है कि अगर मैं कहूं कि यार ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है कि मैं जिसके साथ प्यार करती हूँ मुझे उसके साथ रहने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक सर्टन सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं आज तक कि लड़का और लड़की ही शादी करते हैं। अगर आज मैं लड़की हूँ और मुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे भी अलाउड होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है ना, क्योंकि मैं जो करना चाह रही हूँ आप मुझे वो करने से रोक रहे हो, आपने मुझे फिजिकली रेस्ट्रेन नहीं किया है, लेकिन जो मेरा मन है, जो मेरी करने की इच्छा है, वो इच्छा को आपने रिस्ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे आया हमारे पास, क्योंकि मेनका गांधी केस में कोर्ट ने एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव ले लिया फ्रीडम का, पर्सनल लिबर्टी का, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पर्सनल लिबर्टी सिर्फ फिजिकल रेस्ट्रेन तक क्या नहीं है, सीमित नहीं है, फिजिकल रेस्ट्रेन के बियॉन्ड है, एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रेन that disallows a person or that disables a person from doing what they want to do in the within the compass of the morals and law and order, वो व्यक्ति को करने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम अगला, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये टर्म का मतलब क्या होता है, देखिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कानून ने जो कहा है या कानून में जैसा लिखा है, क्लियर। दूसरा है हमारे पास में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक और कॉन्सेप्ट है जो संविधान में कहीं मिलता नहीं है, लेकिन अगेन मेनका गांधी वाले केस में ही इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया था। ये मिलता है हमें कहां पर, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमें मिलता है जापानीज में, ये जापानीज थॉट है, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर स्टैब्लिश, अब क्या होता है कई बार भूल जाते हैं हम, क्योंकि मोस्टली ब्रिटेन या हमने यूएस से ही लिए हुए चीजें, तो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इस चीज को मैं ऐसे ही याद रखने के लिए कहती हूँ आप लोगों से कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मतलब जो लॉ ने कहा वो करने का, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा करने का। जनरली अगर आप जापानीज को देखो तो दे आर वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, है ना, बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, जो करना है वो करना ही है, जो कानून है वो करना ही है वहां पर, ठीक है, दे आर वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो देयरफॉर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ उनका कानून है, ठीक है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि जैसे जैसे कानून बढ़ता जाए जो सही है वो करना है आपको, इसका मतलब यहां पर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की, तो वो कहता है कि आप एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है ना, एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज कर दो, ठीक है, ये चैलेंजेबल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसका काम है किसी का लॉ को एग्जीक्यूट करना, अगर आपको लग रहा है कि उसने लॉ को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो आप ये कार्रवाई करो और चेक करो कि क्या एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, आप उसे चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। पुलिस वाले ने गिरफ्तारी ठीक से नहीं करी, कर दो चैलेंज। लेकिन अगर हम बात करें
कि पुलिस वाले ने जो गिरफ्तारी करी है वो तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन सीआरपीसी में ही जो गिरफ्तारी के प्रोविजंस है वो इनकरेक्ट है, तो आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आप जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज करो, आप लेजिस्लेटिव एक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। नॉट चैलेंजेबल। ठीक है, इन्होंने एग्जीक्यूट लेजिस्लेटिव एक्शन को चैलेंज करने से मना कर दिया, यानी कि आप लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप लॉ के एग्जीक्यूशन को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि कानून जो बन गया है पार्लियामेंट के द्वारा आप उसे चैलेंज मत करो, उसका उसका एनफोर्समेंट कैसे हो रहा है वो चैलेंज कर लो। प्रोसीजरल एरर हो सकता है, ठीक है, सब्सटैंटिव एरर नहीं है, सब्सटैंटिव लॉ को आप चैलेंज नहीं करोगे। ठीक है, देयरफॉर सब्सटैंटिव लॉ, देयरफॉर सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉ could not be challenged, could not be challenged, only procedural could। ठीक है, चल अब आते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। ड्यू प्रोसेस कहता है एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी है, चैलेंज कर दो। लेजिस्लेटिव क्या है, तुम्हें लगता है लेजिस्लेटिव एक्शन यानी कि जो कानून बना हुआ रखा है वो कानून ही गलत है, गड़बड़ है, थोड़ा सा उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसमें कुछ एम्बिग्विटीज है, उसमें कुछ ऐसा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चैलेंज कर दो। ठीक है, देयरफॉर both substantive and procedural law can be, both can be challenged। ठीक है, अब भारत में हम इसे अपनाते थे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को। रीजन क्या था कि हमने भी सोचा था कि भाई क्या इसे अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए, बट हमें समझ में आया कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर अगर हम हर एक कानून को चैलेंज करने की अनुमति दे देते जनता को, तो फिर हमारा कभी कानून जो है वो कॉन्क्रीट फॉर्म में आ ही नहीं पाता। हम हमेशा मतलब हम हमेशा उस ट्रांसफॉर्मेशन में ही रहते, हम कभी भी एक जगह पर मंजिल पे पहुंच नहीं पाते, हम सफर में ही रह जाते, वैसी वाली बात हो जाती। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं उठाया, हमने सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिख करके काम खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन ए के गोपालन के केस में वापस अगेन यही बात हुई। ए के गोपालन के केस में उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सेक्शन 14 को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये एक्ट जो सेक्शन है ये अपने आप में गलत है, इसे चैलेंज किया जाए और ये मेरी जो राइट टू लाइफ है या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसको चैलेंज करता है। ठीक है, तो उन्होंने जब कोर्ट ने ये बात देखी तो कोर्ट ने एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन के साथ में कहा कि नहीं, देखिए आप जो है प्रोसीजर लॉ को चैलेंज कीजिए, आप एग्जीक्यूशन को चैलेंज कीजिए, एनफोर्समेंट को चैलेंज कीजिए, आप लेकिन सब्सटैंटिव लॉ को चैलेंज मत करो, आप लेजिस्लेचर के एक्शन को चैलेंज मत करो, आप इस तरीके से कानून को नहीं चैलेंज कर सकते हो कि जो कानून लिखा है वही गलत लिखा हुआ है। और उन्होंने ऐसे करते हुए मना कर दिया। लेकिन फिर आया 20-25 साल बाद मेनका गांधी का केस, और मेनका गांधी के केस में उन्होंने वापस से उन्होंने कहा भाई इट्स हाई टाइम। उस समय पर परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है। अगर हम आज भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं नहीं अपना पाएंगे तो बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाएगी देश की। तो उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा एकदम ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देते हुए आर्टिकल 21 का उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो हम रिकॉग्नाइज करते ही हैं, हम साथ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी रिकॉग्नाइज करते हैं, भले ही संविधान में नहीं लिखा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन अब से देश जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज करेगा और अब से ना ही सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्ट, ना ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन बल्कि लेजिस्लेटिव एक्शन भी चैलेंज हो पाएगा, यानी कि आप कानून को भी चैलेंज कर पाएंगे कि इन इट्स वेरी सब्सटैंटिव फॉर्म जो लॉ है वो सही है या गलत है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। फिर आते हैं हम, यही आपके के गोपालन और मेनका गांधी केस की जो स्टोरी थी वो मैंने पूरी आपको बता दी है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन पे। इसमें सिर्फ इतनी बात जान लो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया था और ये क्या कहता था, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है, प्रोवाइड करना है, ये फंडामेंटल राइट है बच्चों का। ठीक है, ये ना ही सिर्फ एक डीपीएसपी बल्कि ये फंडामेंटल राइट भी है, क्योंकि डीपीएसपी होता तो एनफोर्सेबल नहीं होता, फंडामेंटल ड्यूटी होता है एनफोर्सेबल नहीं होता, इसलिए हमने इसको फंडामेंटल राइट बनाया कि ये एनफोर्सेबल है, अनिवार्य है, आपको मानना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं मानता है तो उसकी अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अब देखो अरेस्ट जो है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है, प्यूनिटिव का मतलब टू पनिश, टू पनिश। ठीक है, और प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, टू प्रिवेंट। ठीक है, ये कैसा है, ये अपने आप में प्रिवेंटिव नेचर का और ये क्यूरेटिव नेचर का
हम मान के चलते हैं कि क्यूरेटिव है, मतलब क्योर कर देगा, इसीलिए हम इसको अपनाते हैं। पनिशमेंट के पीछे, पनिशमेंट की थियोरी के पीछे यही है कि हम सोचते हैं कि अगर हम पनिशमेंट देंगे तो क्या हो जाएगा, शायद लोग जो है ऑफेंसेस करने से बचें, शायद लोग ऑफेंसेस कारित करने से खुद को रेस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 22 है ना, वो भी दो भागों में बटा हुआ है। एक है वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, और एक बात करता है प्यूनेटिव डिटेंशन की। ठीक है, प्यूनेटिव डिटेंशन मतलब पनिश करने के लिए किसी को डिटेन किया, क्योंकि तुमने ऑफेंस कमिट किया है, इसीलिए तुम्हें एज अ पनिशमेंट हम क्या करें, अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं। दूसरा है हमें लगता है कि तुम ऑफेंस कमिट कर दोगे, है ना, इसलिए हम तुमको पहले ही उठा कर क्या कर रहे हैं, जेल के अंदर डाल रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक सिटी के अंदर, किसी एक स्टेट के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पहले दंगे करने का क्या रह चुका है, रिकॉर्ड रह चुका है, और अब आज जो है राम मंदिर का इनॉग्रेशन, और हमें पता है कि 92 में दंगे हुए थे ना, ये तब भी दंगा ही था, तब ये छोटा था, तब ये वहां पर दंगों में बहुत पार्टिसिपेट किया था। हो सकता है आज 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो और ये तब फिर वापस दंगे करने का प्रयास करे। ठीक है, ये तब फिर वापस दोनों समुदायों के बीच में दंगे लगाने की कोशिश करे। इनको उठाओ जरा, डालो जेल के अंदर। ठीक है, जब तक कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन सही से नहीं हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर वापस से पुनर्स्थापित नहीं हो जाता, तब तक इनको अंदर रखो। ठीक है, तो दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि आपके पास्ट की हरकतें ऐसी हैं कि हमें डर है कि आप वापस ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हम आपको क्या करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, प्यूनेटिव क्या है कि अब तुमने दंगा करवा ही दिया है तो अब चलो जेल में। अब आते हैं आगे। नाउ आर्टिकल 22 सेज, क्लॉज 1 जो है इसका, वो क्लॉज 1 कहता है नो पर्सन, ये है आपके किन के लिए, प्यूनेटिव डिटेंशन वालों के लिए। ठीक है, इट सेज नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी पॉसिबल द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड सच पर्सन शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। दो चीजें आपको देनी है क्लॉज 1 के अंतर्गत। पहला, उसको ग्राउंड्स बताओ अरेस्ट के, जैसे किसी को अरेस्ट करके लाओ, बताओ कि तुमने उसे अरेस्ट क्यों किया। दूसरा, उसे इमीडिएटली लीगल हेल्प प्रोवाइड करो। अगर वो कहता है कि आई वांट माय एडवोकेट एंड आई विल ओनली टॉक इन द प्रेजेंस ऑफ माय एडवोकेट, बुलाओ एडवोकेट को, है ना, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट है उसका। उसके बाद में दूसरा, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड, जिसको भी आप अरेस्ट करते हो उसे कम से कम, सॉरी, उसे मैक्स टू मैक्स 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने जाके पेश करना है, जिसमें से जो जर्नी टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है ना। फॉर एग्जांपल, आपने राजस्थान में किसी की गिरफ्तारी करी, गिरफ्तारी करने कौन गया था, मध्य प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो मध्य प्रदेश में ऑफेंस कारित करके गया था। तो आप मध्य प्रदेश की पुलिस जब तक उसको मध्य प्रदेश के कोर्ट में लेकर के आएगी, तो ऑब्वियसली बात है 24 घंटे से ज्यादा हो चुके होंगे। तो इसीलिए जो ट्रैवल टाइम है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दीज 24 आवर्स। 24 आवर्स क्या है कि आप एक बार ट्रैवल करके पहुंच गए जिस भी सिटी में उस व्यक्ति को, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उस व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन चलना है, अगर उस सिटी में आप पहुंच चुके हैं, या जहां भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जिसके पास आप ले जा सकते थे उसको, अगर आप वहां पहुंच चुके हैं, तो फिर 24 घंटे के अंदर आप उसे क्या कर दो, पेश कर दो मजिस्ट्रेट के आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं क्लॉज 3 एंड 4 पे। क्लॉज 3, 4, 5 क्या कहते हैं, नथिंग इन क्लॉज 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू। अब ये एक एक्सेप्शन दे रखा है क्लॉज 1 और 2 का। क्लॉज 1 और 2 में कहा था ग्राउंड्स दे दो, लीगल प्रैक्टिशनर दे दो, 24 घंटे के अंदर पेश कर दो। उन्हीं बातों का क्या है, ये एक तरीके से एक एक्सेप्शन है। ये कहता है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में दी हुई कोई भी बात उस व्यक्ति पर अप्लाई नहीं होगी जो एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी क्या होता है, देखो भाई, दो तरीके के लोग होते हैं, या तो होते हैं सिटीजन्स, है ना, या तो होते हैं एलियंस। सिटीजन मतलब आप ही के देश के नागरिक, एलियन मतलब आज जो आपके देश के नागरिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो भारत का जो नागरिक है मैं हूं, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, तो मैं क्या हूं, मैं सिटीजन कहलाऊंगी, है ना, मैं नागरिक हूं भारत की। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान का है वो हमारे लिए क्या है, वो एलियन है। क्यों, क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप नहीं है देश की। अब उसमें आते हैं एलियन एनिमी। ठीक है, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं आपके एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस कौन है, वो देश जिन देश उस देश के नागरिक जिन देशों के साथ में आपका जो है कोई विवाद है और आप एट वॉर है जिस देश के साथ में। अगर हम पाकिस्तान के साथ एट वॉर होते तो पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन जो है वो हमारे देश के लिए क्या कहलाता, एनिमी एलियन कहलाता। ठीक है, हमारा पास्ट क्या रहा है पाकिस्तान के साथ में उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आज हम इन दी स्टेट ऑफ वॉर है विद दैट पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जब कारगिल चला था हम इन स्टेट ऑफ वॉर थे विद पाकिस्तान, उस समय पर अगर कोई भी पाकिस्तानी यहाँ आता तो एनिमी एलियन कहलाता। क्लियर, चलो अब आज फवाद खान आ जाए यहाँ से एक्टिंग करना, तो एनिमी एलियन नहीं बोलना है उसको। फिर, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी मैंने आपको ए के गोपालन के केस में भी मेंशन किया था। ठीक है, एक्ट को। अब ये एक ऐसा एक्ट है जो कई बार लोगों के लिए मतलब बहुत लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाता है और बहुत लोगों के लिए बिल्कुल मतलब गले में डली हुई रस्सी बन जाता है। तो
एक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, जितनी भी प्रोसीजर्स या लॉज होते हैं बहुत इंस्ट्रिंजेंट होते हैं, वो हमेशा या तो एकदम एक्सट्रीम कर्स की तरह काम करते हैं या एक्सट्रीम ब्लेसिंग की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ मामला है, लेकिन इसलिए इसको स्ट्रिक्ट बनाया गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अगर आपने किसी को अरेस्ट किया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं कि आप उसे कारण बताएं, आप उसे लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करें, आप उसे 24 घंटे के अंदर जाकर के मजिस्ट्रेट के साथ पेश करें, ठीक है, क्योंकि वो प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया, उसे डिटेन इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि ये दंगई है, दंगा कर देगा। क्लियर। नाउ नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि देखो अगर मान लो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को आपने अरेस्ट करके लेकर के आए हो, रखा हुआ है आपने उसको, तो ना तो आप उसे लीगल प्रैक्टिशनर दे रहे हो, ना आप उसे ग्राउंड बता रहे हो, और आप उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश भी नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी आर्बिट्ररी पावर आ जाती है स्टेट के हाथ में इस सिचुएशन में, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो कितना भी तुम कर लो, 3 महीने से ज्यादा तुम क्या नहीं कर सकते, उन्हें अरेस्ट करके नहीं रख सकते हो। हाँ, अगर एडवाइजरी बोर्ड ऑर्डर करता है एक रिपोर्ट के बाद में, रिपोर्ट देखने के बाद में, मतलब जो भी अथॉरिटी ने डिटेन किया हुआ है उस अथॉरिटी की रिपोर्ट के ऊपर अगर विचार करने के बाद में एडवाइजरी बोर्ड ये कह दे कि हाँ ठीक है इन्हें 3 महीने से ऊपर भी डिटेंशन में रखा जा सकता है, तो फिर आप रख सकते हो, लेकिन 3 महीने से ऊपर कितना वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो नाउ कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड। और एक बार अगर आपने 3 months से ऊपर बढ़ा दिया है ना, अगर एडवाइजरी बोर्ड ने कह दिया कि यार इसको 4 महीने का प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखो, या 3 महीने ये रह चुका है, 1 महीने और 2 महीने और रखो इसको, तो फिर उस समय पर आपको उसे क्या बताना पड़ेगा, उसको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आप उसका 3 महीने से ऊपर का डिटेंशन का पीरियड बढ़ाते हो, आपको उसको ग्राउंड बताने पड़ जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं आर्टिकल 23 के ऊपर, है ना। आर्टिकल 22 इंपॉर्टेंट था, बाकी सारी चीजों उसके पढ़ लेना। आर्टिकल 23 24 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में कई बार पूछे जाते हैं, मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। नाउ इट सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। बंधुआ मजदूरी नहीं करी जाएगी, बेगार नहीं करवाया जाएगा, है ना। बेगर इज डिफरेंट, बेगार इज डिफरेंट, बोथ आर प्रोहिबिटेड हियर। बेगारी का मतलब कि जो आपसे काम करवाया जा रहा है उस काम के लिए आपको सही वेतन नहीं दिया जा रहा, मिनिमम वेजेस से नीचे अगर दिया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड बेगारी करना, ठीक है। मम्मी पापा कभी कभी मजाक में कह देते हैं ना, अगर हम कहीं छोटी मोटी जगह जॉब कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम कर रहे हो, तो वो कह देता है अरे तुम बेगारी करने में लगे हुए हो, ठीक है। तो व्हाट इज बेगारी? आपका जो एक वेतन बंधा हुआ है, जो मिनिमम वेज अगर उससे नीचे आपको दिया जाता है, जितना आप हार्डवर्क डाल रहे हैं उस काम में उससे कम अगर आपको पैसा मिलता है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड बेगारी। उसके बाद में दूसरा है कि आप भीख नहीं मंगवा सकते किसी से, है ना। या भीख आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये मेरा लेबर है, ये मेरे यहाँ ही काम करेगा, आप उसको फोर्सफुली बाउंड करके नहीं रख सकते हो, है ना। और इन्हीं दोनों चीजों को आगे वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हीं चीजों से दो एक्ट्स बने हुए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका पर्पस क्या है इस एक्ट का, सीता नाम से भी जाना जाता था इस एक्ट को, ठीक है। ये भी एक बात याद रखना, प्री का क्वेश्चन कभी कभी बनता है यहाँ से, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सीता एक्ट भी इसी को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत क्या प्रिवेंट किया गया है, ट्रैफिकिंग प्रिवेंट करी गई है ना, किसी भी देह व्यापार ना हो, आप किसी इंसान को एक जगह से उठा करके किसी कमर्शियल पर्पज में ना लगाओ, इसीलिए, ठीक है। दूसरा है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट। फिर आते हैं आर्टिकल 24 पे, जो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। और इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। पीपल बेसिकली बच्चों को किसी भी इंडस्ट्री में जॉब मतलब नौकरी पर लगाना से मना करता है, और 14 साल के नीचे के बच्चों को किसी भी हजार्डस इंडस्ट्री में नौकरी पर लगाने से मना करता है। क्लियर। नाउ इट्स दो इंपॉर्टेंट केसेस है, दोनों देख लो, पीपल्स यूनियन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद में बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों केसेस क्या है, आर्टिकल 24 के केसेस हैं। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, आप जो कॉन्शियंस रखना चाहें वो रख सकते हैं, आप फ्रीली उस बात को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं बिलीव करती हूँ शिव भक्ति में, तो मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास पूरा का पूरा राइट है उसको करने का। मैं अगर उसी के चलते एक त्रिशूल वाला टीका लगा के घूमना चाहती हूँ, तो मैं उसको प्रोफेस कर सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं हर दिन जाकर के गंगा जल चढ़ाना चाहती हूँ अपने शिव जी पे जाकर के, मैं कर सकती हूँ, आई कैन प्रैक्टिस इट, ठीक है। प्रोपोगेशन, मैं अगर और लोगों को भी कन्विंस करना चाहूं, अगर मैं और लोगों को बैठ करके कहूं कि अरे तुम मेरे साथ में शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ो, या तुम बैठ करके मेरे साथ में शिव पुराण पढ़ो, या तुम्हें पढ़नी चाहिए, इट्स अ गुड पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है, अच्छी किताब है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, है ना। मैं प्रोपोगेट भी कर सकती हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ, मैं प्रोफेस भी कर सकती हूँ, मैं कॉन्शियस भी रख सकती हूँ अपना, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। बस क्या क्या याद रखना है, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल
fundamental rights. All the persons are equally entitled to freedom of conscience, free practice, profession, practice and propagation. ठीक है, फिर है इसका एक्सप्लेनेशन 1. एक्सप्लेनेशन 1 जो है, इससे कई बार प्री का क्वेश्चन बनता है. एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जो सिख लोग हैं उनको किरपान रखना, किरपान कहते हैं एक छोटा सा चाकू रखते हैं अपने पास वो लोग, वो रखना क्या है उनके सिखिज्म का प्रोफेशन, मतलब अगर वो सिखिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर वो अपने उस प्रैक्टिस के चलते वो किरपान रखते हैं, है ना, तो वो दैट इज अलाउड. क्यों? क्योंकि वो बहुत इसेंशियल प्रैक्टिस है उनके रिलीजन की. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन आर्टिकल 26 पे. आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. अब क्योंकि आपको रिलीजन फॉलो करने की पावर का फ्रीडम दिया गया है, तो आपके रिलीजियस मैटर्स को भी, उन अफेयर्स को भी आपको मैनेज करने की यहाँ पर पावर दी गई है. इट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. बस ये रेस्ट्रिक्शंस याद रखना यार. देखो आर्टिकल 25 से 28 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose, manage its own affairs in the matters of religion, own and acquire movable immovable property and administer such property in accordance with the law. यानी कि आप अगर चाहते हैं अपने धर्म की वृद्धि के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकते हो. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वैदिक शिक्षा दूं बच्चों को, तो मैं एक वैदिक चैंटिंग के लिए, वैदिक एजुकेशन देने के लिए एक स्कूल खोल सकती हूँ. ठीक है, उस स्कूल को खोलने के लिए मैं प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकती हूँ. ठीक है, आई कैन अक्वायर एंड ओन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई एक जगह लगेगी, है ना, 4 दीवारें लगेंगी, छत लगेगी, जमीन लगेगी, उसके बाद में आपको वहां चेयर, टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, जो भी मैं जैसा भी रखना चाहूँ वो सब चीजें लगेंगी वहां पे. तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं सब खरीद सकती हूँ. सारे अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकती हूँ. मैं मना कर सकती हूँ सरकार से कि भाई आप मत इंटरवीन करो, आप मुझे बताओ क्या क्या चीजें पूरी करनी है. टैक्स देना है, दे दिया. ठीक है, ये रजिस्टर कराना, रजिस्टर करा दिया. ठीक है, फॉर्म नेम बताना, फॉर्म नेम बता दिया. बस अब आप, लेकिन मेरे को सारे मैटर्स मेरे को खुद मैनेज करने दो. एज लॉन्ग एज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, तो मैं वो खुद मैनेज कर सकती हूँ. और उसी प्रॉपर्टी को मैं जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से एडमिनिस्टर कर सकती हूँ. ठीक है, कल को मैं अगर चाहूँ कि मैंने जहां पर स्कूल बनाया उसी स्कूल को मैं और एक्सपैंड कर दूं, उसी स्कूल को मैं डबल स्टोरी कर दूं, ट्रिपल स्टोरी कर दूं, आई कैन डू एवरीथिंग एज आई वांट, बिकॉज इट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 26. फिर उसके बाद में आर्टिकल 27 जो बताता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. देखिए, ये सिंपल सा जो आपका आर्टिकल 27 है वो ये कहता है कि आपके टैक्स से या जो भी आपकी सैलरी से काटे जाते हैं, जो भी प्रोसीड्स वहां से आते हैं, उनसे कभी, उन टैक्सेस को कभी भी किसी स्पेसिफिक पर्पस में नहीं लगाया जाएगा, जो स्पेसिफिक पर्पस किसी एक रिलीजन के बढ़ावे के लिए हो. फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी से जब राम मंदिर बन रहा था, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती थी कि, या गवर्नमेंट ने कहा भी नहीं, कह ऐसा गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि वो आज डिक्लेयर कर दे कि देखिए भाई सबके वेतन में से इनकम टैक्स का 2% एक्स्ट्रा कटेगा या 1% और कटेगा, और वो 1% किस लिए है, वो 1% जाएगा राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप कोई भी टैक्सेस लोगों पर नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर लोगों के टैक्सेस का पैसा जो है आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लगा सकते हैं. फिर उसके बाद में है हमारे पास आखिरी आर्टिकल, मतलब 2 और आर्टिकल्स हैं इसके, फंड आपके राइट टू रिलीजन के आखिरी आर्टिकल्स. ठीक है, ये राइट टू रिलीजन की जो आपके आखिरी आर्टिकल है वो क्या कहता है, 28, freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. ठीक है, no religious instruction in any educational institution wholly maintained out of state funds. कोई भी ऐसा कॉलेज इंस्टीट्यूशन जहां जो wholly maintain हो रहा है किससे, रिलीजियस स्टेट फंड से, उसमें वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे. फिर कहता है nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction. ठीक है, ये कहता है कि ये जो क्लॉज 1 का है ना, वो उस ऐसी किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा जो कि स्टेट के द्वारा तो मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन उस स्टेट को, उस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने का पर्पस ये था कि वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सके. ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना अनिवार्य है, वहां पर आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते. फिर कहता है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे एजुकेशन
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, जिसको क्या करा गया है, स्टेट के द्वारा या तो रिकॉग्नाइज है या फिर स्टेट से फंड्स रिसीव कर रहा है, एड रिसीव कर रहा है, वहां पर आप किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो क्या करें, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ले। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं मान लीजिए कि मेरा, जैसे मैंने कहा कि एक वैदिक स्कूल है, वो वैदिक स्कूल मैंने खोला ही हिंदूज के लिए है और वैदिक इंस्ट्रक्शंस देने के लिए है। अगर वहां पर मैं एक दिन किसी, मान लीजिए गायत्री मंत्र का या किसी और वैदिक चैंट का अगर मैं एक हवन करवाती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां वो सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करना इंपॉर्टेंट होगा, मैंडेटरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई आपको यही शिक्षा तो देने के लिए ये मैंने बनाया है, ठीक है, आपको वैदिक शिक्षा देने के लिए ही बनाया है। और अगर आप ये वैदिक इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर वो एक नॉर्मल कॉलेज स्कूल होता और वहां पर अगर सुंदरकांड हो रहा होता, तो क्या सबका जाना जरूरी है? नहीं। कॉलेज अथॉरिटीज आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप वहां आकर के बैठ करके सुंदरकांड सुने या पढ़े। क्लियर? इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के ऊपर। दिस इज आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 29, और ये है आपका आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 29 और 30 क्या कहते हैं? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आपको ये गारंटी करते हैं। एंड यहाँ पर आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के अंदर दो चीजें दी गई हैं। एक है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, है ना, और दूसरा जो है आपका वो कहता है राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दो अलग अलग राइट्स हैं और दो अलग अलग कैटेगरीज के लिए है, लेकिन ये कैटेगरीज किसी एक आधी वजह से सिमिलर सी आपको लगेंगी, बट ये है नहीं। पहली बात, माइनॉरिटीज शब्द क्या उपयोग हुआ है यहाँ पर? माइनॉरिटीज। यहां पर ऐसा कोई शब्द आपको दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ये है ही नहीं। ये जरूर सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, कोई भी ऐसी माइनॉरिटी जो अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी हो, ठीक है, या फिर अपने स्क्रिप्ट के बेसिस पर माइनॉरिटी हो, या फिर कल्चरली, मतलब कोई भी माइनॉरिटी बेसिकली जिसको लगता हो कि उसकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, अलग है, विभिन्न है बहुत ज्यादा, या फिर जिसका स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है, या उसका कल्चर डिस्टिंक्ट है, और अगर नहीं बचाया गया तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो आप इनके लिए क्या कर सकते हो? आप इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप जरूरी है आप वो स्टेप ले सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 29 आपको ये गारंटी करता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली क्या बोलता है? इट सेज रिलीजन और लैंग्वेज बेस्ड अगर कोई भी माइनॉरिटीज है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं या डिस्टिंक्ट रिलीजन के हैं या लैंग्वेज के हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन अक्वायर एनी प्रॉपर्टी एंड दे शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड इन ग्रांटिंग एड। देखिए बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है जिनका लैंग्वेज या जिनका रिलीजन डिस्टिंक्ट है, तो भाई रिलीजन बेस्ड या फिर लैंग्वेज बेस्ड इंस्टीट्यूट्स आप क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप ओपन कर सकते हो, है ना। और साथ में आप उसको ओपन करने के लिए कोई भी क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हो। साथ में ये गवर्नमेंट को भी एक इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी ऐसे लोग, ऐसे रिलीजियस या फिर लैंग्वेज बेस्ड इंस्टीट्यूट्स को जब भी ग्रांट देगा, है ना, ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ग्रांट देगा, तो वो कभी भी इनके साथ में रिलीजन की बेसिस पे या फिर इनकी लैंग्वेज की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। सो चलिए इसी के साथ में हमारा फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन खत्म होता है। कल वापस हमारे साथ जुड़िएगा नए सेशन में, जहां पर मैं पढ़ाऊंगी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक द लेक्चर।